हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। आपकी गोलियां कम पड़ेंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। वक्फ कानून के विरोधियों को जवाब देने के लिए खुद पीएम मोदी को मोर्चा इसलिए संभालना पड़ा क्योंकि ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि वक्फ की आड़ में देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। उन राज्यों में वक्फ के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो राज्य बॉर्डर से सटे हुए हैं और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त देश में वक्फ कानून के विरोध में 3 राज्यों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला बॉर्डर स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा में वक्फ कानून के विरोध में आज तीसरे दिन हंगामा हुआ और नेताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई भाई। दूसरा बॉर्डर स्टेट है बंगाल, जहां मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। तीसरा बॉर्डर स्टेट है मणिपुर, जहां पहले से ही हालात ठीक नहीं है और वहां पर वक्फ के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। मणिपुर में वहां वक्फ का समर्थन करने पर बीजेपी नेता के घर में आग तक लगा दी गई थी। इसलिए यह सवाल पूछना पड़ रहा है कि वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए ये प्रदर्शन भले ही अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान हो, दूसरी तरफ बांग्लादेश हो, ऐसे में बॉर्डर स्टेट में खास तौर पर मुसलमानों को जो भड़काया जा रहा है, क्या वो सिर्फ इत्तेफाक है? और ऐसी जगहों पर अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा टेंशन तो पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसमें सबसे डराने वाली बात यह है कि उग्र भीड़ ने बंगाल की पुलिस को भी निशाना बनाया था। पुलिस पर पथराव हुए थे, पुलिस को अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं। भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। हालत यह हो गई कि मुर्शिदाबाद में इस प्रदर्शन के बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस को इलाके में लगातार गश्त लगानी पड़ी। मुर्शिदाबाद से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने इस हिंसा पर क्या कहा है और वो कैसे ऐसी बात कह रही हैं जो हो नहीं सकती लेकिन मुसलमानों को भड़का जरूर देगी। प्रदर्शन हो रहा था और इसी इलाके में जो है ये आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा। कहा जा रहा है करीब करीब 3 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो सड़क रोककर यहाँ पर बैठे थे और उसके बाद ही पुलिस से उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद जब वो नहीं हटे तो उन पर लाठीचार्ज किया। आप देखिए बीते रात की ये तस्वीरें हैं, शाम की तस्वीरें हैं, जहां पर इस पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि रात में ही गाड़ी को यहां से हटा लिया गया है, लेकिन इसके निशान अभी भी यहां पर है जब हिंसा यहां पे भड़की थी। आप ये भी देखिए कि जिस मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़की, वो इलाका कहां पर है। मुर्शिदाबाद जिला बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। मुर्शिदाबाद में 125 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है। मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इस इलाके में सियासी रूप से टीएमसी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही कि कल जिस भीड़ ने हिंसा की थी वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि पहले भी सीए एनआरसी कानून के खिलाफ इसी जिले में हिंसा भड़की थी। सुनिए एक बार दिलीप घोष को। बल्कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई, पुलिस की गाड़ी जला देते हैं, पुलिस की थाना जला देते हैं, फिर भी चलता रहता है। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये सब रोहिंग्या है, घुसपैठिया है और इनको पनाह दे के रखा गया है। इसीलिए 450 किलोमीटर का बेड़ा लगाने नहीं दिया जाता बारबेडो है कि आएंगे, उत्पात करेंगे, जाएंगे, हमको चुनाव में जिताएंगे। ममता बनर्जी का प्रोत्साहन से, इस उनका देखरेख से सब कुछ हो रहा है। जब सरकार ममता दीदी तुष्टीकरण की सीमा पार कर जाती है, रक्षक ही भक्षक बन जाए। आज ममता दीदी ही भक्षक बन गई हैं, इसीलिए खुली छूट दे रखा है। शासन का काम है कंट्रोल करना। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि यह सब ममता सरकार के इशारे पर हुआ है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हिंसा पर ममता बनर्जी का जो बयान है वो आया है वो हैरान करने वाला है। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ये सही से, हालांकि कई लोगों को यही उम्मीद थी कि वो हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी तो कम से कम देंगी, उन पर कड़े एक्शन का भरोसा देंगी, लेकिन यहां तो ममता बनर्जी नरमी बरतती दिख रही, जैसे हिंसा करने वाले ही पीड़ित हो।
ममता बनर्जी कह रही है कि वक्फ कानून से अल्पसंख्यक दर्द में है, उनका दिल दुखा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी उन्हें भरोसा दे रही हैं कि वो अल्पसंख्यकों और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगी, बंगाल में ऐसा कुछ होने नहीं देंगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। देश की संसद से पास हुआ कानून है। ममता बनर्जी किस हिसाब से कह रही हैं कि यहां हम कुछ नहीं होने देंगे? क्या नहीं होने देंगे? क्या मतलब बंगाल में कानून लागू नहीं होगा क्या? ममता बनर्जी कह रही है कि वो बंगाल में कुछ नहीं होने देंगी, और उनके इस बयान का तो एक मतलब यह भी है कि वो बंगाल में वक्फ कानून पास न होने की धमकी दे रही या लागू न होने की धमकी दे रही। ऐसी धमकी ममता बनर्जी सीए एनआरसी कानून को लेकर दे रही थी। क्या वक्फ कानून पर भी ममता बनर्जी उसी लेवल पर भड़का रही हैं क्या? इतना ही नहीं, वक्फ कानून के खिलाफ ममता बनर्जी बांग्लादेश से भारत के बिगड़ते रिश्तों का डर दिखा रही है। वो अपने बयान में कह रही हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर की स्थिति आप देखो, अभी इसको यानी वक्फ कानून को पास नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुरंत कुछ करने से कभी कभी दिक्कत होती है। हमारे लिए दिक्कत है, हमारे इधर 33% माइनॉरिटी है, तो हम क्या करें? उसको निकाल दें? कैसे निकाल सकते हैं? या आज नहीं, आजादी के टाइम से। लेकिन बॉस, मुसलमानों को निकालने कह कौन रहा है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने की बात उठती है, मुसलमानों को निकालने की तो बात नहीं होती जो भारत के नागरिक हैं। और वक्फ का कानून जो आया वो किसी को निकालने की बात तो कर नहीं रहा। आप सोचिए ममता बनर्जी वक्फ के विरोध में क्या क्या बातें कह दे रही हैं। ममता बनर्जी की भाषा सुनिए, वो गोली मारने जैसे बयान भी दे रही हैं। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है? हम कहा हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसमें क्या यूनिटी है बॉस कि एक धर्म को कानून बना के दे दिया आपने कि जहां उंगली रख दो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी? इससे यूनिटी पैदा हो रही थी, और ये रोक दिया तो यूनिटी खत्म हो जाएगी। कभी कहती है मुझे जेल भेज देंगे, कभी कहते हैं मुझे गोली मार दो फिर भी मैं जाऊंगी। अलग ही कहानी चल रही है इनकी। आप ये भी देखिए कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि अगर वो सत्ता में आई तो पीएम मोदी के वक्फ कानून को पलट देंगी। वक्फ कानून के खिलाफ इधर ममता ने मोर्चा खोला है, उधर कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं दिखना चाहती, क्योंकि सवाल मुसलमान के वोट का है भाई। इसलिए गुजरात में हुए कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति पर जाते जाते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून का मुद्दा छेड़ा और मोदी सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर दी। सुनिए। रात के 4-4:30 बजे तक बहस हो गई, वोटिंग हो गई, हर क्रॉस में हमने वोटिंग की, और हमारे लोग जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया। और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो, यही हमारा मकसद था, इसलिए हम लड़ रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे थे, राहुल गांधी सेल्फी ले रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी वक्फ कानून के विरोध को अलग लेवल पर लेकर चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि मुसलमानों के बाद मोदी सरकार ईसाई और सिखों को टारगेट करेगी। सुनिए राहुल गांधी को। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। आरएसएस की जिस मैगजीन का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर में लिख दिया कि इसके बाद हम ईसाइयों की जमीन लेने वाले हैं, फिर सिखों की जमीन लेंगे, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ बॉस।
लेकिन ये मार्केट में जो फर्जी फैक्ट चेकर घूमते हैं, वो राहुल गांधी कुछ भी बोले उसका फैक्ट चेक ही नहीं करते, और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस बोल देना है। वक्फ कानून पर राहुल गांधी ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो विदेश जाकर बोलते हैं कि भारत में तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, सिखों को तो गुरुद्वारे जाने और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं। वो इसी तरह से भड़काते रहते हैं। कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि भाई सिखों और ईसाइयों और हिंदुओं की जमीन, पहले भाई उनको वो अधिकार तो दे दो जो आपने दिया था मुसलमानों को, दे दो कि तुम भी जहां मनवा उंगली रख लो, फिर उसके बाद 70 साल हिसाब चलने दो, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। पहले ये तो कोई पूछे उनसे कि ऐसा किया है क्या, आपने दिया है क्या सिखों को ये अधिकार, ईसाइयों को ये अधिकार कि तुम उंगली रख दो, ले जाओ, जमीन तुम्हारी हो गई। वक्फ कानून पर राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जब संसद में मौका था तब नहीं बोले। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने तो वोटिंग तक में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के इस नैरेटिव को पीएम मोदी के उस बयान ने कमजोर कर दिया, जिसमें एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि पुराने वक्फ कानून को कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाया हुआ था। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटक में किसानों की जमीन पर दावा, सब अब कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। अब मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीन हो, किसी को भी भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था भाई? और आज अगले चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा इतिहास के वो पन्ने खोलकर कि कैसे पीएम मोदी जो कह रहे हैं वही कांग्रेस राज में हो रहा था, और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने वो काम किया है, और मुसलमानों ने आरोप लगाया। भाई आगे दिखाऊंगा भी। पीएम मोदी ने वक्फ पर कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देने के लिए संघ भी अब मैदान में आ गया है। खबर है कि संघ से जुड़े लोग मुस्लिम समुदाय के पास जाएंगे, उन्हें इस बिल का फायदा बताएंगे। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई है। यानी जहां एक तरफ मुस्लिम संगठन अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर वक्फ के विरोध की बड़ी बड़ी योजना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब संघ का बड़ा नेटवर्क इस विरोध के नेटवर्क को तोड़ेगा और मुस्लिम समुदाय से बात करके वक्फ कानून के विरोध में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करेगा। वक्फ संशोधन कानून को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। ग्राउंड पर आरएसएस तो उतर ही रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। खबर है कि मोदी सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर एक कैविएट अर्जी दाखिल की गई। कैविएट अर्जी का मतलब होता है कि कोई पक्ष कोर्ट में यह अर्जी देता है कि भाई अगर आपके पास इस पर मामला आया है तो मुझे बिना सुने, मेरा पक्ष बिना सुने फैसला मत दीजिएगा। जिस तरह से वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की लंबी लाइन लग गई है, उस पर एक्टिव होते हुए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल करके कह दिया गया है कि भाई वक्फ कानून को लेकर आप कोई जल्दबाजी न कीजिएगा। ये लोग आपके पास आए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार हमको पहले सुन लीजिएगा। सरकार उनका जवाब देना चाहती है। इस अर्जी के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट को सरकार का पक्ष और क्लियर हो जाएगा, उसे वक्फ कानून के खिलाफ अर्जियों पर फैसला लेने में मदद मिलेगी। यानी मोदी सरकार भी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, वक्फ बिल के खिलाफ फैलाए जा रहे हर भ्रम को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। जो लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं कर पा रहे। वक्फ कानून पर नॉन स्टॉप हल्ला मच रहा है। विरोध के नाम पर सिर्फ सड़कों पर बवाल नहीं मचा, बल्कि तमाम राजनीतिक दल आपस में भिड़ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन वक्फ कानून पर चर्चा के नाम पर जमकर बवाल कटा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सदन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून को लेकर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है और इसी बात पर विधायकों के बीच झगड़ा हो गया, जमकर धक्का मुक्की हो गई। भाई इस हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। वो पीडीपी विधायक वहीद पारा से भिड़ गए। आप विधायक ने पीडीपी पर कौम से गद्दारी का आरोप लगा दिया। देखिए क्या हुआ है। मुफ्ती साहब उसने कौम के साथ गद्दारी की है, गद्दारी
की है, तुमने भाजपा के साथ फसाद की है। अरे हाउस नहीं है, कितना माफिया लाए इन्होंने, गुंडे। अरे बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो, कौन है वो, इनको लगता है अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा।